हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग का ये बहुत ही आवश्यक चीज़ जो इंग्लिश ग्रामर में है, आर्टिकल। तो आर्टिकल को बहुत ग्रामर में बहुत ग्रामेरियंस ने इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा माना है। बहुत ग्रामर में इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं माना जाता है। आप उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा मान के पढ़िए या उसे बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा समझे बिना पढ़िए। आपके लिए आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रांसलेशन में महत्वपूर्ण है। आप इंटर में जाएंगे, आपका सिंथेसिस में बहुत महत्वपूर्ण है, सिंटेक्स में बहुत महत्वपूर्ण, यानी ग्रामर के हर चैप्टर में हर चीज़ में आप आर्टिकल का महत्व जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आर्टिकल जैसा कि दो तरह के आर्टिकल होते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल जिसमें कि ए और एन आता है, डिफिनिट आर्टिकल जिसमें कि द आता है। और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पे जो इंडिफिनिट है अनिश्चित, डिफिनिट जो है निश्चित, यानी अगर हम कहीं अनिश्चितता का भाव उत्पन्न होता है, बोध होता है, तो हम वहाँ पर ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक शब्द के लिए, एक ही के लिए किया जाता है। एक से अधिक वस्तु के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, या अनिश्चितता को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर कोई पैसेज शुरू करते हैं आप कि एक राजा था, तो देयर वाज अ किंग, अ किंग मतलब कोई भी राजा, ठीक। उसके बाद जब अगली लाइन राजा के बारे में आती है तो हम लोग द किंग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ निश्चित हो गया कि हम उसी राजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर एक हम इस एग्जाम्पल देखें तो आई सा अ बॉय, तो आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। कोई भी लड़का देख लिया, एक लड़के की बात हो रही, कौन सी लड़का है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने लगा दिया आई सा द बॉय, इसका अर्थ मतलब है मैं उस लड़के को जानता हूँ। आई सा द बॉय, पहले से ही मैं उस लड़के को जानता हूँ। तो इस तरह से इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पे हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल जो है, उच्चारण जो इसका करते हैं। देखिए हम लोग हिंदी भाषी हैं। अब जैसे शेक्सपियर के स्पेलिंग में अंतिम में ई आता है, कुछ लोग उसको शेक्सपियर बोलेंगे, शेक्सपियर बोलेंगे, ठीक। तो उसमें हम लोग क्या उच्चारण कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उस पर हमारी मातृभाषा का भी असर पड़ता है, हमारे क्षेत्र के बोली भाषा का असर पड़ता है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल में हम देख सकते हैं कि आर्टिकल हमारे हो गए ए, एन और द। तो यहाँ पे वीक फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म, मतलब जन सामान्य के बोलचाल में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अ बोलते हैं ए को, उसके बाद एन को अन बोल देते हैं, द को द और दी बोल देते हैं। लेकिन स्ट्रांग फॉर्म यानी कि कह सकते हैं कि जब हम उन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग ए, एन और दे, इस तरह से आप देख सकते हैं कि वीक फॉर्म और स्ट्रांग फॉर्म के रूप में आर्टिकल का प्रयोग किस तरह से किया जाता है प्रोनाउंसिएशन के रूप में। यूज तो ऐसे भी आप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज इनडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ेंगे अच्छे से, ए और एन के बारे में, कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ इसका प्रयोग नहीं होगा, किस रूप में होगा, किस तरह से होगा, कहाँ इसको कहाँ पे यूज करना आवश्यक होता है, अनावश्यक रूप से। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन होता है, जहाँ एन लगाना हो वहाँ आप ए लगा देते हैं, जहाँ ए लगाना होता है वहाँ पे एन लगा देते हैं। तो हम इस तरह से आज ए और एन के बारे में बात करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे ए और एन को लेकर के आर्टिकल के रूप में, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आप लोग जैसे छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे कि ए और एन का जो प्रयोग है, ए और एन जो है, जनरली आपको बता दिया जाता है छोटे क्लास में कि क्या करते हैं कि कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाना है और वावेल के पहले एन लगाना है। जैसा कि हमारे 5 वावेल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरह से कह दिया जाता है। और बच्चा के दिमाग में वही रहता है कि अगर कोई भी मीनिंग इस तरह से आती है, यूनिवर्सिटी आ गई, यूनिवर्सिटी आ गया, यूनिवर्सिटी आ गया, तो यू देख लिए, यहाँ पे लगा दिए एक यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी। जबकि यहाँ पे हम हिंदी साउंड से जाएंगे, यहाँ पे जो यू पढ़ेंगे तो यू य आएगा। य हमारा क्या है? व्यंजन है, स्वर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक बात ये भी हमें जानना है कि हमारे जो वावेल और कॉन्सोनेंट हैं, जो हमारे वावेल और कॉन्सोनेंट हैं, जो वावेल और कॉन्सोनेंट हैं,
ये लेटर नहीं है, अक्षर नहीं है। अक्षर दूसरा चीज हो गया। यहाँ पे जब हम साउंड की बात, ये साउंड्स हैं, साउंड्स, ध्वनि। तो हमारे जो वावेल और कॉन्सोनेंट है इस लेटर नहीं, साउंड्स हैं। और अगर हम आगे अंग्रेजी पढ़ेंगे, उसे जब अच्छे तरह से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे कुल अंग्रेजी में 20 वावेल होते हैं, साउंड्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स होते हैं। तो साउंड का वीडियो भी मैं बना दूंगा आगे, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके। तो इस तरह से साउंड होते हैं अलग अलग। तो हम लोग उस साउंड को देखते हैं कि साउंड किस तरह का आ रहा है। तो जनरली ऐसा बता दिया जाता है कि कॉन्सोनेंट अगर आता है तो एक की अंग्रेजी ए लगा देंगे, और वावेल आता है तो उसके पहले एक की अंग्रेजी एन लगा देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग हिंदी के उच्चारण के अनुसार जाएंगे। तो अब सोच लीजिए कि हमें अंग्रेजी, ऐसा कहा जाता है कि जो अंग्रेजी पढ़ रहा है उसका हिंदी भी अच्छा हो जाता है। अच्छा अगर है तो अंग्रेजी पढ़ना आसान है। अगर हम लोग चूँकि हिंदी भाषी हैं तो हिंदी से अंग्रेजी को सीख रहे हैं, तो हमें आ ई उ भी आना चाहिए, क ख अंग भी आना चाहिए कि अच्छे से। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उच्चारण। अब जैसे हम आवर लिख रहे हैं, तो हमें इसका उच्चारण आना चाहिए कि अब यच है तो इसको ह पढ़ देंगे, हावर पढ़ देंगे। अगर हावर पढ़ दिए हम, तो हावर में एच जो है, तब तो ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। उस अनुसार हम यहाँ पे ए ही लगा देंगे ना। लेकिन हम एक्चुअली में इसका उच्चारण क्या है, अ है, आवर है। अब यहाँ पे हमने देखा कि अ हमारा क्या है, वावेल साउंड है। तो वावेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एक के लिए क्या लगेगा, एन लगेगा, एन आवर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं साउंड पे डिपेंड करती हैं, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझिए। और अगर एक बार आसानी से आप समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर आपको इसमें कोई भी बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। और आर्टिकल हमारा जो होता है ए और एन जो होता है, यह हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो अब डेमोन्स्ट्रेटिव माने प्रदर्शित करने वाले, दिखाने वाले, बताने वाले। एडजेक्टिव आप जान रहे हैं क्या है, एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम, विशेषण कहते हैं, तो एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव ही है, एडजेक्टिव का क्या काम है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो ठीक उसी तरह से हमारा जो आर्टिकल है ए और एन, वो आर्टिकल का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। तो नाउन के पहले करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए नाउन के पहले कर रहे हैं, करेंगे नाउन के पहले, लेकिन नाउन के पहले अगर हमारा कोई एडजेक्टिव आ गया, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया बॉय, ये हमारा नाउन है, तो यहाँ लिख दिया हमने अ बॉय, ठीक है। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। हमने क्या लिख दिया, ही इज अ बॉय। एक का अंग्रेजी हमने अ लगा दिया यहाँ पे, अ बॉय। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि वह एक काला लड़का है, काला लड़का है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही इज ब्लैक बॉय, ब्लैक बॉय। अब देखिए कि अब यहाँ एक जो आ गया, तो अब चूंकि नाउन के पहले नहीं, अब नाउन की विशेषता ये ब्लैक बता रहा है, एडजेक्टिव है। इस बॉय का एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, ब्लैक है, कि लड़का कैसा है, काला है। तो अब हम आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करेंगे। अब इसके अनुसार देखेंगे कि ये जो साउंड हमारा ब्लैक आ रहा है, वह कॉन्सोनेंट साउंड है कि वावेल साउंड है। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ जाता है तो हम ए का प्रयोग करेंगे, वावेल साउंड आ जाएगा तो हम एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है कि वह बहुत काला लड़का है, ही इज वेरी ब्लैक बॉय। अब क्या करेंगे, अब ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसके पहले नहीं करेंगे, यह इसकी विशेषता बता रहा है। अब ये का एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो अब यहाँ पे जो हमारा एडवर्ब है, अब इसके पहले हम प्रयोग करेंगे। अब इस साउंड को देखेंगे तो यहाँ लगाएंगे ही इज़ अ वेरी ब्लैक बॉय। तो हम वावेल साउंड को देखेंगे। अब वह एक बूढ़ा आदमी है, तो बूढ़ा आदमी जो है, अब ही इज़
एन ओल्ड मैन। अब यहाँ पर हमने लगा दिया वह एक बूढ़ा आदमी है, ये एडजेक्टिव है। वो ओल्ड जो हमारा वावेल साउंड है इसकी वजह से एन लगा है, तो ही इज एन ओल्ड मैन। लेकिन यहाँ पे ओल्ड नहीं था, वह एक आदमी है। ही इज एन मैन नहीं होगा, अ मैन फिर होगा, अ मैन। तो इसके अनुसार, इस साउंड के अनुसार अ लगा। लेकिन अगर बीच में ओल्ड आ गया तो किसके अनुसार लग रहा है? इसके अनुसार लग रहा है। तो अपने करीब वाला जो शब्द होगा उस करीब वाले शब्द के साउंड के अनुसार ए और एन का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद उसका आगे का क्या प्रयोग है? ए और एन का। ए और एन का इसके बाद प्रयोग है कि जब जैसे कि हम लोग ए बी सी डी ई यप, यप कुछ नहीं होता है, यप पढ़ते हैं, यप ऐसा कुछ नहीं है। जब साउंड की बात करें एफ होगा तो एफ होगा, तो एफ के पहले अब यहाँ देखेंगे वावेल साउंड आ रहा है तो क्या होगा? एन लगेगा कि ए रहेगा? तो एन लगेगा। तो उस तरह से जैसे एम ए बी ए होता है, ही इज एन एम ए, तो ही इज वह एम ए है तो क्या होगा? ही इज एम आ गया, ये तो कंसोनेंट है। इस तरह से अगर देखेंगे तो, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? एम। साउंड क्या आ रहा है? एम आ रहा है, तो इसलिए ही इज एन एम ए। इस साउंड को हम देखेंगे, अगर शॉर्ट फॉर्म में कोई भी चीज़ आती है तो उसके साउंड को देखेंगे। वह डी एम है तो ही इज और डी एम, डी डी के कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम उस साउंड को देखेंगे, साउंड के अनुसार हम लगाएंगे कि वहाँ पे एन लगेगा या ए लगेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात का, एग्ज़ाम में भी ध्यान दीजिएगा, कहीं यूज करते हुए भी ध्यान दीजिएगा। बहुत जल्दबाजी में लड़के सोचते हैं कि वावेल आ गया, ए ई आई ओ यू है मतलब एन लगेगा, और नहीं तो ए ई आई ओ यू नहीं है, कॉन्सोनेंट है अर्थात ए लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वो सिद्धांत पद्धति जो भी कहिए रूल रॉन्ग है, गलत है। आपका ए और एन का प्रयोग साउंड के आधार पे होता है। अगर वावेल साउंड आता है तो हम एक के लिए एन का प्रयोग करते हैं, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम एक के लिए ए का प्रयोग करते हैं। हम किसी वस्तु की कीमत अगर बताना होगा तो पर किलो के हिसाब से, के दर से, इस तरह रेट बताने के लिए हम वहाँ पे भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पोटैटो इज़ 8 रुपीज़ पर किलो, तो पर किलो के स्थान पर हम ये भी कह सकते हैं पोटैटो इज़ 8 रुपीज़ अ किलो, अर्थात 1 किलो का रेट जो है वो 8 रुपया है। तो इस तरह से हम उसको बता सकते हैं, कह सकते हैं। तो यहाँ पे दर, कीमत, किसी वस्तु को का माप बताने के लिए भी हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, जब कभी नाउन, जब कभी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो, वर्ब है और उसका प्रयोग नाउन के रूप में हो। अब ये चीज़ें 9-10 के बच्चों के लिए भी आवश्यक है, लेकिन महत्वपूर्ण है 11-12 के बच्चों के लिए, क्योंकि उनमें एक आता है इस तरह का, कन्वर्ट करना पड़ता है सेंटेंस को कि वर्ब से नाउन में कन्वर्ट करिए, नाउन को वर्ब में कन्वर्ट करिए, इस तरह से चीज़ें आती हैं। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे हम लोग ग्रामर में। अभी तो ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल में हम बता रहे हैं कि अगर कोई वर्ब नाउन के रूप में सेंटेंस में यूज होता है तो जनरली प्रायः जो है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कहता है कि सी ही बात, वह स्नान करता है, तो यहाँ पे जो बात शब्द है वो वर्ब के रूप में आया है, क्रिया के रूप में आया है। लेकिन अगर यही जो है नाउन के रूप में आएगा, जैसे ही टेक्स बात, अगर इस तरह आ गया तो यहाँ पे जनरली हमें किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? आर्टिकल ए या एन का साउंड के आधार पर। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ही टेक्स अ बात। तो जब हम कभी वर्ब अगर कोई हमारा है और एज ए नाउन प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे बात क्या हो गया? नाउन हो गया। जैसे माई फादर गोस फॉर वॉक, अगर यहाँ पे हम कर दिए, अब वॉक यहाँ पे वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस हम दे दें कि सी वॉक्स, वह टहलती है, यहाँ पे जो हमारा वाक है वो हमारा क्या है? ये वर्ब है, क्रिया है, क्रिया है ये। लेकिन यहाँ पे जो वाक है वो हमारा नाउन के रूप में आया है,
ये नाउन के रूप में आया है। तो जब हमारा कोई भी वर्ब ऐसा हो, जनरली जो वर्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, और वो सेंटेंस में नाउन एज ए नाउन आए, तो उसके पहले प्रायः हम आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। तो माई फादर गोज फॉर अ वॉक, मेरे पिता टहलने के लिए जाते हैं। ठीक, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे जानिए। और ये एक चीज़ और, अगर ये वीडियो 11-12 के बच्चे देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान से समझें कि जितना भी आपका चैप्टर है ग्रामर में, इंटर में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, विशेष तौर से सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका है उसको समझना है अगर आपको, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी तरह से आना चाहिए। जितने बेहतरीन तरह से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उतना ही बेहतरीन तरह से आप सिंथेसिस को, ट्रांसफॉर्मेशन को समझ पाएंगे। और जब इन चीज़ों को आप समझेंगे तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स तो आप जो चीज़ें जान रहे हैं करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट जो कुछ है वो सिंटेक्स है। तो इस तरह से आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, पुनः आप उन चीज़ों को दोहराइए। आपको वीडियो में मिलेगा, आप वीडियो देखते रहिए, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। उसको लाइन टू लाइन देखिए। हम आगे से कन्वर्सेशन भी करेंगे बच्चों से, एक टाइम फिक्स करेंगे जिसमें बच्चों से हम चैटिंग करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं आ रही हैं, इसे समझने में कोई दिक्कत है तो उसे बताएं, अपनी प्रॉब्लम को बताएं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले अच्छे समझिए, उसके बाद हम इंटर के बच्चों के लिए सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ उन्हें ले जाएंगे आगे। और क्लास 9-10 के बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी समझें कि आने वाले समय में भी उनके लिए ज़रूरी है और वर्तमान में भी ज़रूरी है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझें। फिलहाल अभी हम आर्टिकल समझा रहे हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग द को समझेंगे। द का कंसेप्ट जो है बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत क्लियर, इसको माइंड में रखना पड़ेगा एज अ इंग्लिश स्टूडेंट। तो इस बात को समझिए कि द कितना महत्वपूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम लोग द के बारे में बात करेंगे निश्चित रूप से। थैंक यू।